नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पीएम कुसुम स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है। फर्दर भारत सरकार ने यहाँ पर जो नया आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया था उसमें इसको भी यहाँ पर एक्सपेंड करने की बात की गई है। तो ये एक स्कीम काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। ओके, तो यहाँ पर जो पहली बार जब स्कीम को लॉन्च किया गया था तो उसके बाद में जो भी यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स आए, जो भी परेशानियां आई, तो उनको ध्यान में रखते हुए इसका जो दोबारा जो नया एक्सपेंशन होगा तो उन सभी जगह पर ये खामियां दूर की जाएंगी। ओके, तो एक गाइडलाइन जो है मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर काम किया जाएगा। जो भी पिछली स्कीम से सीखा गया है उसको, जो गलतियां हुई हैं उसको दोबारा ना दोहराया जाए, तो भारत सरकार ने इसके लिए भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है। तो पहली बार इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सन 2019 में फरवरी महीने में। तो यहाँ पर इस स्कीम का जो पूरा नाम है वह है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ओके, तो यहाँ पर इस स्कीम को यहाँ पर अप्रूवल दी गई थी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसको कि चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इस स्कीम के फर्दर 3 कंपोनेंट हैं जिनको कि इस बार अमेंड किया गया है अलग अलग जगहों पे। ओके, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट ए है इसके तहत यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टर रीन्यूएबल पावर प्लांट्स बनाने हैं इंडिया में। ओके, ज्यादा से ज्यादा जो है जहां से हम रीन्यूएबल एनर्जी यहाँ जनरेट कर पाए, तो ऐसी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो सोलर पंप्स के जरिए जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर सरप्लस में निकलती है फार्मर में, ओके, जो भी फार्मिंग एरियाज वहां पर, तो उसको यहाँ पर ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ओके, जो भी स्टेट ग्रिड होगी वहां उसके साथ, और उसको आगे ट्रांसमिट किया जाएगा और बेचा जाएगा, और जो भी इंसेंटिव मिलेंगे वो भी फार्मर्स को यहाँ पर दिए जाएंगे। जो कॉम्पोनेंट भी है यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बिछाए जाएं। ओके, जो कि सूर्य की रोशनी को यूज करके, सूर्य की ऊर्जा को यूज करके यहाँ पर जो है पंप्स चलाए जाएं, और इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो अच्छी खासी प्रोवाइड की जाए हमारे फार्मर्स को। और तीसरा है कि इन सोलर पंप, जो सोलर पंप्स लगाए जाएंगे, ठीक है, उनको भी यहाँ पर ग्रिड के साथ जो है कनेक्ट करना है, सोलराइजेशन करना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है सोलर पैनल्स यहाँ पर यूज किए जाएं। इस चीज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में भारत चाहता है कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भारत फोकस करे। काफी अच्छा काम भी कर रहा है। ओके, काफी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भारत इसको और एक्सीड करना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है फोकस करके चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जो कंपोनेंट ए है वहां पर जो अमेंडमेंट्स की हैं, जो क्लैरिफिकेशंस दी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात बोली है कि जो बैरन लैंड है, ओके, जो फैलो जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ओके, सोलर पावर प्लांट्स हम वहां पर भी हम इंस्टॉल करेंगे, जो मतलब जहां पर कुछ नहीं कर रहे। ओके, जो सिर्फ ऐसे ही लैंड जिसको छोड़ा हुआ जहां पर घास वगैरह उगती है, ठीक है, खाली पड़ी लैंड, तो वहां पर भी यहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। देखो, अगर जितनी भी खाली जमीन मिलती है जो उपजाऊ नहीं है, अगर उसको हम इस तरीके से यूज करते हैं तो भारत का ही फायदा होगा, सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर फार्मर्स को भी, जो छोटे फार्मर्स हैं, ओके, तो वहां पर उनको भी यहाँ पर जो है एक सपोर्ट दी जाएगी कि वो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाएं। ओके, जो 500 किलोवाट है उससे यहाँ पर कम उसका यहाँ पर रेंज होना चाहिए, वेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अलाउ किया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी अलग अलग स्टेट्स की वहां पर। ओके, जितनी भी वहां पर फिजिबिलिटी होगी, क्या वहां पर जितनी भी जनरेशन होती है पावर जनरेशन कैपेसिटी, उस हिसाब से देखा जाएगा कि हाँ जरूरत है, तो यहाँ पर फिर इस स्कीम के तहत यहाँ पर जो सोलर पावर पंप्स जो है यहाँ पर बांटे जाएंगे, सपोर्ट दी जाएगी स्मॉल फार्मर्स को। इसके अलावा जो यहाँ पर रीनेबल पावर जनरेटर है, ओके, तो ये एक तरह का अथॉरिटी है जो यहाँ पर कमीशन करेगा। ओके, कि मतलब कहाँ कहाँ पर जो है सोलर पावर जो पावर प्लांट लगाया जाएगा, किसको यहाँ पर परमिशन दी जाएगी कि जो यहाँ पर अपने खेतों में इसको लगा सकेगा। तो यहाँ पर भी इसको बोला गया है कि 12 महीनों के अंदर अंदर जो है, जब इसका जो लेटर दिया जाता है, लेटर ऑफ अवार्ड, उसके तहत जो है इसका कमीशन कर देना है इसको 12 महीने से पहले पहले। ओके, तो यहाँ पर आगे और बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर आरपीजी, अगर सोलर पावर जनरेशन में जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, अगर उससे कम भी पावर जनरेट होती है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी पेनल्टी जो है आरपीजी को, रीन्यूएबल पावर जनरेटर को, यहाँ पर ये जो अथॉरिटी है इसको नहीं लगाई जाएगी। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन थी, ओके, जो यहाँ पर टेंडर निकाला गया था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सोलर पंप्स यहाँ पर बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर बिड हुई थी लास्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ओनली सोलर पंप एंड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बिड कंसीडरिंग क्वालिटी एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो अगले 5 सालों के लिए इन्होंने काम करना था। ओके, मैन्युफैक्चर करने थे क्या, सोलर पैनल्स। ओके, तो यहाँ पर क्वालिटी भी देनी थी, ओके, इंस्टॉलेशन भी करनी थी और सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी अगले आने वाले 5 सालों तक। तो यहाँ पर सिर्फ यही दो बंदे आए थे यहाँ पर, जो यहाँ पर जिन्होंने बिड लगाई थी। ओके, ओनली सोलर पंप एंड सोलर पैनल
मैन्युफैक्चरर्स। ओके, तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर एक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कमी है। ओके, तो यहाँ पर जितना वर्कफोर्स होना चाहिए उसको उस हिसाब से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोकल लेवल पर जो जिस पर्पस के लिए इसको लगाया जा रहा है वो पर्पस जो है यहाँ पर नहीं कामयाब हो रहा है। कहने का मतलब अगर इंस्टॉल हो रहा है तो उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो मतलब यही है कि फील्ड वर्क में कमी है। ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कमी है। तो यहाँ पर इसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर अब की बार यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर अभी डिसाइड किया गया है कि अलाउ करेंगे जॉइंट वेंचर ऑफ मैन्युफैक्चरर और सोलर पंप, सोलर पैनल, सोलर पंप कंट्रोलर विद इंटीग्रेटर्स। तो इन सबको यहाँ पर इकट्ठे जॉइंट वेंचर के रूप में यहाँ पर काम करना होगा, मैन्युफैक्चर करना होगा। ओके, सोलर पैनल यहाँ पर इंस्टॉल करने होंगे, बाद में इसका मेंटेनेंस भी देखना होगा। तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर के तौर पे अभी काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे जैसे पहले जैसे हुआ था पिछले साल। अभी इनको इकट्ठे कर दिया गया है कि इकट्ठे रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी यहाँ पर खामी आएंगी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर कही गई हैं। ओके, दो कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। पहला है मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स और मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पंप्स और मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पंप कंट्रोलर्स यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। दूसरा है जॉइंट वेंचर ऑफ एनी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स मेंशन्ड अबव विद सिस्टम इंटीग्रेटर्स। तो यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ पर श्योर कर दूं, ये कंपोनेंट बी के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, जहां पर भी मैंने यहाँ पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग पैनल, ओके, सोलर पैनल्स की बात की है। ओके, जहां इनके सोलर सेल्स की बात की है। तो यहाँ पर अगर मैं लोकल इंटीग्रेटर्स की बात कर रहा हूं तो ये कंपोनेंट बी के बारे में यहाँ पर मैंने डिस्कशन की है। तो जो लास्ट है वो है कंपोनेंट सी। तो इसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं तो उसके तहत यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर फार्मर्स को सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, जो कि वो आने वाले समय में सोलर पावर को यूज करके जो है यहाँ पर पावर जनरेट कर सकें, और जो भी इनकी इरिगेशन के अकॉर्डिंग जो भी इनको पंपिंग सुविधा चाहिए पानी निकालने के लिए ग्राउंड वाटर से, ओके, तो वहां पर इरिगेट अच्छे से अपनी फसलों को कर पाए। और साथ ही साथ अगर इनके पास पावर सरप्लस होती है तो उसको यहाँ पर खरीदेगा कौन? डिस्कॉम। ओके, ये यहाँ पर स्टेट ऑन पावर ट्रांसमिशन कंपनीज होती हैं जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ओके, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है पावर ट्रांसमिशन का, तो डिस्कॉम ही देखती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो स्टेट डिस्कॉम अथॉरिटीज होती हैं। ओके, तो यहाँ पर यही जो है सरप्लस पावर फार्मर से बाय करेगा। ओके, जो भी यहाँ पर प्री डिटरमाइंड रेट पहले से डिसाइड हुआ होगा फार्मर्स और जहाँ पर डिस्कॉम के बीच में। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पर वेरी करेगा, जो सिचुएशन होगी कि कितनी पावर यहाँ से जो यहाँ पर परचेज की जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पर सोलर पीवी कैपेसिटी जो है अप टू 2 times ऑफ पंप कैपेसिटी इन किलोवाट इज अलाउड अंडर दिस स्कीम। ओके, तो सोलर पीवी कैपेसिटी जो है पंप की कैपेसिटी से 2 गुना ज्यादा जो यहाँ पर अलाउ की जा सकती है। ओके, तो आगे यहाँ पर एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है यहाँ पर बना के चला जाएगा आने वाले समय में। यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देखोगे, वाटर यूजर एसोसिएशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो यहाँ पर ये अलग अलग सोसाइटीज हैं जो एक तरह की क्लस्टर अप्रोच लेकर चलती हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ये इकट्ठे होकर जो है यहाँ पर बैठते हैं, तो सोल्यूशंस निकालते हैं, और जो भी नई स्कीम भारत सरकार की ओर से आती है, अगर नई सुविधा भारत सरकार से आती है तो उसको डिस्कस करते हैं और आम जो फार्मर्स वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं। ओके, तो जो अगर वाटर यूजर एसोसिएशन है तो वाटर लेवल को ध्यान में रख के काम करती है। अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर जो भी खपत होती है, जो भी प्रोडक्शन होती है, ओके, तो यहाँ पर उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, तो इनका काम होता है यहाँ पर। तो वैसे ही जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है, तो पैसे का लेन देन जो होता है तो वो यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर भी इनके अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यहाँ पर लेकर चला जाएगा इरिगेशन सिस्टम के लिए। ओके, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है, ओके, जो ग्रिड कनेक्टेड पंप्स हो, ठीक है, वो इनके द्वारा भी अभी यूज किए जा सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो सोलराइजेशन ऑफ पंप कैपेसिटी है, ओके, तो यहाँ पर हायर देन 7.5 HP कंसिडरिंग अप टू 5 HP कैपेसिटी फॉर ईच इंडिविजुअल इन द ग्रुप। सो इस ग्रुप्स में जितने भी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, जितने पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर जितना यहाँ पर कैपेसिटी यहाँ पर पंप कैपेसिटी बताएगी उस हिसाब से जो है यहाँ पर यूज कर सकेंगे, पावर जनरेट कर सकेंगे आने वाले समय में थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोलराइजेशन। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं जियोपॉलीमर एग्रीगेट के बारे में, जो कि यहां पर बनाया गया है बाय द यूज ऑफ फ्लाई ऐश। तो यहां पर जो बेसिकली न्यूज आ रही है वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ओर से। तो यहां पर जो एनटीपीसी है, ओके, तो एनटीपीसी लिमिटेड, सो यहां पर एनटीपीसी यहां पर भारत का सबसे बड़ा यहां पर पावर प्रोड्यूसर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। तो इसी के द्वारा जो है सक्सेसफुली एक जियोपॉलीमर क्वार्ट्ज एग्रीगेट जो है इसको यह बनाया गया है, डेवलप किया गया है बाय द यूज ऑफ फ्लाई ऐश। सो देखिए,
अगर हम बात करें फ्लाई ऐश की, तो फ्लाई ऐश एक ऐसी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स में जब पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, जब भी पावर जनरेट होता है तो वहां पर यूज करते हैं हम कोल। ओके, तो कोल को जब बर्न करते हैं तो बाद में इसके छोटे छोटे जो कण होते हैं, ओके, वो हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई ऐश। तो उससे क्या होता है, इससे जब जो भी इंसान वहां आसपास सांस ले रहा है तो उसको यहाँ पर सांस के रिगार्डिंग जो है बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एनवायरमेंटली डैमेज जो है यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भारत सरकार बहुत सारी अप्रोचेस लगा के चलती है कि कैसे इस फ्लाई ऐश को जो है हम यूटिलाइज कर सकें किसी ना किसी तरीके से। तो कई बार यहाँ पर बोला जाता है कि फ्लाई ऐश को हम जो है इन द बिल्डिंग मटेरियल्स वहां पर हम इसको यूज करेंगे अच्छी यहाँ पर क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर कई बार यह भी बोला जाता है कि फ्लाई ऐश अगर निकलता है, अगर ठीक है, तो इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, सड़कें बिछाने के वक्त वहां पर इसको मिक्स करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वहां पर जो है यहाँ पर इसकी डैमेज बहुत कम हो। साथ ही साथ भारत सरकार जो है यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके उसके थ्रू जो है पावर जनरेशन के ऊपर फोकस कर रही है। तो इसका भी रीजन यही है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स भारत में लगे हैं तो वहां पर फ्लाई ऐश की समस्या है, ठीक है, उससे यहाँ पर निजात जो है इसको दिलवाना है पूरे भारत को। तो यहाँ पर इसी और चलते हुए यहाँ पर जो एनटीपीसी है इसने एक नई अचीवमेंट यहाँ पर हासिल की है। एक जियोपॉलीमर कोर्स एग्रीगेट जो है वो बनाया गया है फ्लाई ऐश की मदद से। तो इससे क्या होगा, इसको अभी यूज किया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ओके, जैसे सीमेंट के कंक्रीट बनते हैं, ओके, सीमेंट के कंक्रीट बॉक्स बनते हैं बड़े बड़े, तो उनको फ्लाईओवर्स में यूज किया जाता है। तो ऐसे ही कंक्रीट बॉक्स जो है अभी फ्लाई ऐश की मदद से जो है बनाए जाएंगे आने वाले समय में जियोपॉलीमर कोर्स एग्रीगेट को यूज करके। ओके, तो ये है सारी इसके पीछे की कहानी। ओके, तो ये एक बात याद रखिएगा, जो एनटीपीसी है इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो इसका प्रमाण किसने दिया है कि जो भी यहाँ पर एनटीपीसी ने जो रिसर्च की है वो सही है? तो इसका प्रमाण, इसको सही साबित किया है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ने। ओके, तो यहाँ पर इनके रिगार्डिंग, ओके, बिल्डिंग मटेरियल्स के रिगार्डिंग या सीमेंट के रिगार्डिंग कोई भी रिसर्च वर्क इनके पास जाता है तो ऑथेंटिकेट यही करते हैं। ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर ऑथेंटिकेट करती है कि हाँ आपका रिसर्च जो है सही है। तो यहाँ पर इन्होंने भी जो ये जियोपॉलीमर बनाया गया है इसको यहाँ पर सही माना है कि इसकी जो क्वालिटी है, ओके, जो सीमेंट की क्वालिटी है उसके यहाँ पर बराबर, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके बराबर यहाँ पर उतरते हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक नेचुरल जो यहाँ पर एग्रीगेट है जिसको हम सीमेंट बोलते हैं, जो पहाड़ों से पत्थर तोड़ के, ओके, एक सीमेंट का पत्थर होता है जिसको यहाँ पर तोड़ के उसको छोटे छोटे ग्रेन पार्टिकल्स में चेंज करके, ओके, तो बैग के बैग भर के जो है बेचा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दूसरी ओर जो कोल यूज किया हमने, ओके, तो उस कोल से जो फ्लाई ऐश निकला है तो उसको अगर हम यूटिलाइज करें तो सबसे बढ़िया रिप्लेसमेंट होगी वो। तो यहाँ पर जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स थे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स सुटेबिलिटी टू यूज इन कंक्रीट वर्क्स वर टेस्टेड बाय एनसीसीबीएम। ओके, तो ये एनसीसीबीएम जो हैदराबाद का यूनिट है वहां से यहाँ पर टेस्ट हुआ सब कुछ जहां पर यह सही पाया गया है इसके रिगार्डिंग। तो आगे बात करें, आने वाले समय में भी जो एनटीपीसी है और जो इसका आरएनडी है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपैंड करेगा और भी यहाँ पर जो फ्लाई ऐश को हम यूटिलाइज कर सकते हैं आने वाले समय में किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर आगे यही बात बोली जा रही है कि जो इंडिया की डिमांड है एग्रीगेट की, जैसे नेचुरल एग्रीगेट जैसे सीमेंट हम लेकर आते हैं, तो वो पहुंच की है 2000 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर, ओके, पर ईयर। तो यहाँ पर इस डिमांड को भी यहाँ पर जब हमने फ्लाई ऐश को यूज करके हमने ये नया एग्रीगेट जियोपॉलीमर बनाया है तो इसको ये एक हेल्प करेगा जिस डिमांड को उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए, ओके, काफी हद तक। तो साथ ही साथ इसका फायदा होगा कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट हम डाल देते हैं, जो नेचुरल एग्रीगेट्स निकालते हैं, वहां पर जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं उनको तोड़कर जो हम सीमेंट बनाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर होता है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि इनका यूजेज कम हो जाएगा आने वाले समय में। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन इंडिया एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 258 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ऐश इज प्रोड्यूस्ड बाय कोल फायर थर्मल पावर प्लांट्स। सो इतनी जो है फ्लाई ऐश निकलती है हर साल, और जिसमें से सिर्फ 78% ही जिसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं, ओके, बिल्डिंग मटेरियल्स में या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में या फिर सड़क बनाने में। बाकी का जो बचता है वो अनयूटिलाइज ही रह जाता है, ओके, तो वैसे ही पड़ा रह जाता है वो, तो वो हवा को दूषित करता रहता है। तो यहाँ पर एनटीपीसी अल्टरनेटिव रास्ते निकाल दिए कि कैसे वो बचा हुआ ऐश उसको भी यूटिलाइज करें हम। ओके, तो यहाँ पर जो करंट रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वहां पर यही कोशिश की जा रही है, यहाँ पर एग्रीगेट जो है ना वो जनरेट किए जाए, जियोपॉलीमर्स जो है वो जनरेट किए जाए, जो कि
90% से ज़्यादा जो ऐश है उसको हम यूज़ कर सकें। ओके, तो यहाँ पर जो जियो पॉलीमर एग्रीगेट बनाया गया है, ओके, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ओके, वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इको फ्रेंडली यहाँ पर काम करेगा, एनवायरनमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलेंगे। और भी जो यहाँ पर जहाँ पर हम बाइंडिंग एजेंट एज ए सीमेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये जियो पॉलीमर को हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले समय में। धीरे धीरे अब इसकी डिमांड बढ़ेगी। ओके, साथ ही साथ अगर जियो पॉलीमर की बात करें तो इससे आने वाले समय में जो कार्बन एमिशन है वो भी कम हो सकता है, और इसके पास एक ग्रेट पोटेंशियल है फॉर रिडक्शन ऑफ वाटर कंजप्शन। जैसे सीमेंट को यूज करना है तो वहां पर पानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर पानी की भी लागत कम आएगी अगर हम जियो पॉलीमर को एज एन एग्रीगेट जो है यूज करते हैं। ओके, तो अगर जियो पॉलीमर की डेफिनेशन की बात करें तो जियो पॉलीमर्स आर इनऑर्गेनिक टिपिकली सेरामिक मटेरियल्स दैट फॉर्म लॉन्ग रेंज कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन क्रिस्टलाइन नेटवर्क्स ऑब्सिडियन फ्रैगमेंट्स आर कंपोनेंट ऑफ सम जियोपॉलीमर ब्लेंड्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो, एक और सीमेंट है और एक और है फ्लाई ऐश। ओके, तो यहाँ पर फ्लाई ऐश को यूटिलाइज किया जा रहा है एज ए फॉर्म ऑफ जियोपॉलीमर, एज ए जियोपॉलीमर एग्रीगेट। तो सीमेंट जो है वो नेचुरल एग्रीगेट है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नजर मारते हैं कि कैसे ये बनता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सिलिकेट, इन दोनों का मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं हाईली अल्कालाइन सोल्यूशन। तो वहां पर इसको प्लस किया जाता है किसमें, जो सोर्स मटेरियल होता है। सोर्स मटेरियल कहां से आ रहा है, जो फ्लाई ऐश आ रहा है कोल फायर्ड पावर प्लांट से। ओके, तो उस फ्लाई ऐश को एज ए सोर्स मटेरियल यूज करके यहाँ पर उसमें हाईली अल्कलाइन सोल्यूशन मिक्स किया जाता है। फिर हमारे पास बनता है एग्रीगेट। फिर एग्रीगेट को, ठीक है, ये एक तरह का बाइंडिंग एजेंट बन गया। फिर इसको यूज करते हैं एज ए जियोपॉलीमर। ओके, इसमें पानी इसमें डाल के, तो इसको एज ए जैसे सीमेंट काम करता है वैसे ये काम करता है। बाद में इससे जो चाहे वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेट्स बनाई हुई हैं सीमेंट की, ओके, एग्रीगेट जियोपॉलीमर की, तो वैसे यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए हैं। ओके, कंक्रीट ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह की जो भी चीजें यहाँ पर जैसे सीमेंट से बनाते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं आने वाले समय में जियोपॉलीमर के साथ। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन के बारे में, जो कि चलाई जा रही है नाबार्ड के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर ये कैंपेन चलाई जा रही है गोवा में। तो ये सारा का सारा जो यहाँ पर कैंपेन का जो दारोमदार है वो यहाँ पर काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत है। तो यहाँ पर जो नाबार्ड के चेयरमैन है डॉक्टर GR चिंताला, ओके, तो इन्होंने यहाँ पर पैन इंडिया सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन जो है इसकी शुरुआत की है 2 अक्टूबर 2020 को टू प्रमोट लिटरेसी इन वॉश प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर वॉश का क्या मतलब है, ये यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पर एक मिशन चलाया जा रहा है। ओके, जहाँ पर वॉश टर्म यूज किया जा रहा है। सो वॉश का मतलब है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। सो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक आम ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर अच्छी सेहत हमें चाहिए, अच्छा वातावरण हमें चाहिए, अच्छी सोसाइटी हमें चाहिए जहां पर हमने घूमना फिरना है, जहां पर हमने विचरना है, तो वहां पर ये वॉश प्रोडक्ट्स है ना, इनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जहां पर इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। ओके, खराब पानी मिल रहा है पीने को, सैनिटेशन फैसिलिटीज है नहीं है, और हाइजीन का तो ध्यान रखते नहीं है। ओके, तो ये बिल्कुल वैसी कंडीशन है जैसे रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर जैसे जो वर्कर्स की हालत थी। ओके, वहां पर सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। ओके, तो वहां पर अच्छा पानी नहीं मिलता था, खाने को वहां पर अच्छा भोजन नहीं मिलता था। तो बिल्कुल वैसी सिचुएशंस हैं अभी भी बहुत सारे एरियाज में पूरे वर्ल्ड में। तो इनको अभी भी यहाँ पर सही करने की जरूरत है। तो इसके लिए लिटरेसी, तो एक तरह का जागरूकता जो है यहाँ पर कैंपेन चलाया जाता है भारत में भी अलग अलग जगहों पर, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव यही है, फोकस करना, बिहेवियरल चेंजेस लेके आना। ओके, और इसको जो टॉयलेट्स हैं उनका यूज प्रमोट करें, मतलब कि उनको यूज करें लोग, तो इसके ऊपर फोकस करना। तो भारत में अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके जो है यहाँ पर टॉयलेट जाते हैं, लेकिन घर में टॉयलेट बनाना उसको सही नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पुरानी विचारधारा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चला जा रहा है। लेकिन जो मॉडर्न थिंकिंग है वो यहाँ पर इस तरह नहीं सोचती है। ओके, मॉडर्न थिंकिंग ये कहती है कि यहाँ पर घर में टॉयलेट होना चाहिए। ओके, घर में ही यहाँ पर बाथरूम होना चाहिए जहाँ पर नहाकर जो है लोग जो बाहर जाएं घर के, ओके, बाहर जो है बाहर का काम करें। ओके, तो यहाँ पर पहले कोई जमाना ऐसा था जब साफ पानी बहता था। ओके, जितनी नदियां थी वहां पर साफ पानी था, लोग बाहर जाते थे नहाने। ओके, बाहर ही जाकर वो टॉयलेट यूज करते थे। ओके, तो यहाँ पर अब वो जमाना नहीं है। अब वही इंसान, ओके, जो यहाँ पर टॉयलेट को बनाने से मना करते हैं, अगर उनको ही कहें कि आप जाकर बाहर की नदी का पानी पी के दिखाओ, तो वो नहीं पी कर दिखा पाएंगे। ओके, सिचुएशंस के हिसाब से बदलना पड़ता है। ओके, तो इसी के तहत यहाँ पर लिटरेसी कैंपेन चलाई जा रही है भारत सरकार की ओर से, नाबार्ड की ओर से। तो यहाँ पर जहां से ये लिटरेसी कैंपेन शुरू हुई है, ये शुरू हुई है विलेज ऑफ पिलन। ओके, तो
तो ये गांव है गोवा का। ओके, तो 12 नवंबर से वहां से इस कैंपेन को शुरू किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2020 को। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं वॉश के बारे में। सो कलेक्टिव टर्म है वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तीनों में से एक को भी मिस करते हैं तो यहाँ पर खराबी हो जाएगी। तो यहाँ पर कोर इश्यूज हैं, 3 कोर इश्यूज हैं जिनको यहाँ पर टैकल करना है। जो भी यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो करती है साथ ही साथ इनको भी ग्रो करके चलना है, इनकी डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना है। तो इसीलिए भारत सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाती है हॉस्पिटल्स के रूप में कि वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, उसके लिए सीवरेज फैसिलिटीज वो प्रोवाइड की जाए। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे वेरियस सेक्टर में भारत सरकार काम कर रही है। जैसे वाटर की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा 2024 तक का टारगेट है कि जल जीवन मिशन के तहत हम जो है हर घर, जो रूरल एरिया है, ठीक है, वहां पर जो है टूटी वाला पानी जो है उसकी सप्लाई जो है पहुंचा दें। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार लगी हुई है काम करने के लिए। तो यहाँ पर each a separate field of work, each is dependent on the presence of the other. For example, without toilets, water sources become contaminated. Without clean water, basic hygiene practices are not possible. So साफ पानी होगा तभी हाइजीन अच्छे से रख पाएंगे। ओके, अगर साफ पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, वहीं गंदगी पड़ी है, वहीं पर आप खाना पका रहे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, तो वहां पर वो सिचुएशन ज्यादा देर तक जो है आपको हेल्दी नहीं रख पाएगी, आप बीमार हो जाओगे एक ना एक दिन। तो आगे बात कर रहे हैं वाटर की। तो यहां पर भी यूनिसेफ काफी एरियाज में काम कर रहा है। ओके, सो वाटर फोकसेस ऑन द एबिलिटी फॉर चिल्ड्रंस टू असेस सेफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर दे कैन असेस एंड द जर्नी दे मस्ट टेक टू कलेक्ट इट। सो यूनिसेफ इज एट द फोरफ्रंट ऑफ एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव वेज टू असेस वाटर एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहां पर देखिए, अगर भारत में भी जो हम जैसे बाहर पैसा दे देते हैं ना, कई जगह की पैसा दे दिया, कहीं जगह हमने दान पुण्य का काम कर लिया, तो उससे अच्छा ये है अगर आपके एरिया में कोई स्कूल है, अगर वहां पर बच्चों को पानी पीने के लिए अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपस में पैसे कलेक्ट करके वहां पर एक वाटर कूलर लगवा सकते हैं जहां जो कि बच्चे जो है पानी पी सके, वहां साफ पानी जो है उसको असेस कर सके। ओके, तो यहाँ पर देखो भारत सरकार मिड डे मील स्कीम चलाती है, तो ये भी उन लोगों के लिए चाहती है जहां पर अच्छा खाना बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो मोस्टली जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको ये मिड डे मील मिलता है ताकि जो कि अच्छे से पोषण उनको मिल सके, जो न्यूट्रिशन की कमी है वो मिल सके। तो इसके तहत हम जब वाटर की कैटेगरी में भी एफर्ट करते हैं तो यहाँ पर अच्छा भलाई का काम होगा। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में है सैनिटेशन। ओके, सैनिटेशन की बात करें तो यहाँ पर भी यूनिसेफ इंश्योर करता है कि कैसे जो बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज है इसको यूज करना है, ह्यूमन वेस्ट को कैसे बाद में मैनेज करना है। ओके, इसका भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर भी फोकस करना है। तो इसीलिए यहाँ पर सीवेज डाले जाते हैं गलियों में कि पानी की जो यहाँ पर गंदगी है ना वो गलियों के अंदर ना रह जाए, गंदी बाहर निकले और किसी दूर जगह एरियाज में उसको फेंका जाए। तो यहाँ पर ओपन डेफिकेशन की जो प्रैक्टिस होती थी, मतलब खुले में जाकर बैठ जाना, ओके, तो इसको बोलते हैं ओपन डेफिकेशन। तो यहाँ पर भारत सरकार भी इसके ऊपर फोकस करके चल रही है कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री है। ओके, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर ऐसा एक कैपेसिटी बिल्डिंग भी बनानी है, बेसिक टॉयलेट को यूज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, इसके बारे में भी यहाँ पर लिटरेसी देने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर सब चीजें इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट तो बना दिया भारत सरकार ने, लेकिन अब उसको मेंटेन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, जो वहां पर सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे, उसकी निकासी कैसे करनी है, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर भी फोकस करना है। और आगे हम बात कर रहे हैं हाइजीन के बारे में। तो ये भी अच्छी आदत है, अगर अब हाइजीन प्रैक्टिसेस हम फॉलो करके चलते हैं, जैसे समय पर हाथ धोते हैं साबुन के साथ, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। ओके, इसके अलावा अच्छी आदतें हैं, अगर जैसी जितनी अच्छी आदतें डेवलप कर लेंगे उतनी बीमारियों से बचेंगे। खासतौर पे ये जो कोविड का दौर है तो वहां पर तो ऐसी आदतें और अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनानी चाहिए। अच्छे से हाथ जो है 1 मिनट तक लगा के आप धोने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 3 एरियाज है ओके वाश सपोर्ट के तहत, तो तीनों एक दूसरे के यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट है, एक को भी अगर मिक्स होता है दूसरा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और आखिर में हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए बैंक बनाया गया था, इज एन एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So the bank has been entrusted with matters concerning policy, planning and operations in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural areas in India। तो यहाँ पर क्रेडिट का काम करता है कि एग्रीकल्चर की अगर आपको लोन चाहिए तो इसको प्रोवाइड करने का काम करता है नाबार्ड। ओके, तो यहाँ पर गांव के एरियाज में इसकी शाखाएं खोली जाती हैं, स्पेशली कि जो गांव के लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको अगर पैसे की जरूरत है फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए तो वहां पर पैसा मुहैया करवाया जाए। तो इसको बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
इसके अभी के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो है हर्ष कुमार भनवाला। ओके, इसका पर्पस यही है कि रूरल डेवलपमेंट करनी है, और साथ ही साथ लास्ट में इसके जो सब्सिडीज है ओके उसके नाम भी इंपॉर्टेंट है, नबकॉन्स, ओके, नब किसान फाइनेंस लिमिटेड, ओके, एंड लास्ट में है नब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड। तो ये भी जो है इसके जो सब्सिडीज हैं ओके, तो इसके अंतर्गत जो काम करते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। तो यहाँ पर इनकी जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस जो है निकल चुके हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी का पेपर हुआ है 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स का, तो वहां पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन निकला है। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी जो जितने भी एग्जाम्स हैं तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 में, इनकी डेथ होती है सन 1900 में। सो मात्र इनकी 24 साल की आयु होती है जब इनकी डेथ हो जाती है, जेल में डेथ होती है इनकी। तो ये एक इंडियन ट्राइबल फाइटर थे, साथ ही साथ रिलीजियस लीडर भी थे, फोक हीरो भी थे, जो कि बिलोंग करते थे मुंडा ट्राइब से। तो मुंडा ट्राइब इनकी काफी इंपॉर्टेंस है ओके झारखंड के एरिया में। तो आगे बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट इनकी तरफ से चलाए गए थे। तो यहाँ पर ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट चला था जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ था, जो कि अभी झारखंड एरिया में चला जाता है, ये वाला एरिया। ओके, 19th सेंचुरी में यहाँ पर जो है ब्रिटिश राज के दौरान इन्होंने काफी मूवमेंट चलाए थे। अपनी जो यहाँ पर जो इनका एरिया था ओके जहां पर इनका होल्ड था, तो वहां पर ब्रिटिशर्स जो थे इंटरफेरेंस इनकी शुरू हो गई थी। जैसे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स ने चेंज किया था, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी हुआ था, जिसके तहत इनकी ओर से विद्रोह किया गया था, जिसको हमने नाम दिया है मुंडा रिबेलियन। ओके, तो यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इनका जिक्र पाया जाता है। ओके, तो मुंडा रिबेलियन के तहत। ओके, आगे बात करें जो यहाँ पर बेसिकली मुंडा बेल्ट का रीजन है ओके, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट का एरिया बनाया था उस समय। तो जो यहाँ पर एरियाज है उनके कुछ नाम है, खुंती, तमर, सरवडा और बनगांव। तो इनकी यहाँ पर जो तस्वीर है जो पार्लियामेंट म्यूजियम वहां पर लगाई गई है ओके। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य कि ही इज द ओनली ट्राइबल लीडर टू हैव बीन सो ऑनर्ड। मतलब ट्राइबल लीडर्स, बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स भारत में हुए हैं ओके, तो उनमें से सिर्फ इकलौते यही हैं जिनकी तस्वीर जो है इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में लगाई गई है। तो हम अभी बात करते हैं मुंडा रेबिलियन के बारे में। तो 19वीं शताब्दी का सबसे प्रोमिनेंट ओके ये एक रेबेलियन था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ किया था किसी ट्राइबल कम्युनिटी ने। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा जी ने इस कैंपेन को, इस मूवमेंट को यहाँ पर लीडरशिप यहाँ पर दी थी ओके। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हुआ था साउथ ऑफ रांची इन 1899-1900। तो यहाँ पर एक उलगुलन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, इसी के रिगार्डिंग यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। सो जिसका मतलब होता है ग्रेट टुमल्ट, जिसका मतलब है टू एस्टैब्लिश मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर ये बेसिकली फोकस कर रहे थे कि अपना राज जो है ना उसको स्थापित करना है उस एरिया में जहां से ये बिलोंग करते थे। तो इसी के रिगार्डिंग, उसी की आजादी के तहत जो है इन्होंने यहाँ पर एक अहम रोल अदा किया था। अंग्रेजों को यहाँ पर पछाड़ने की कोशिश की थी, अंग्रेजों को हराने की कोशिश की थी। काफी यहाँ पर बड़ा स्ट्रगल जो है इनके समय में माना जाता है ओके। मात्र 24 साल की आयु में कोई ऐसा लड़का आए ओके जो ऐसी सोच रख रहा है कि मुंडा राज जो है, मतलब जितने भी मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी है उनका राज स्थापित करना है उस एरिया में, अंग्रेजों को वहां पर जो है नहीं आने देना है ओके। तो यहाँ पर देखो उनका अलग से एक ट्रेडिशनल एंजॉयमेंट था, कहने का मतलब जिस हिसाब से वो रह रहे थे ओके, ट्रेडिशनली उनके एक के बाद एक पीढ़ी उनको वही चीजें विरासत में मिल रही थी जिसमें ब्रिटिशर्स आके इंटरफेरेंस कर रहे थे। हालांकि ब्रिटिशर्स ने सब जगह इंटरफेरेंस ही की थी ओके, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया। तो यहाँ पर वो क्या रहा था बेसिकली, तो यहाँ पर एक खूंट कट्टी लैंड सिस्टम चल रहा था पिछले काफी लंबे समय से, जिसके तहत क्या था कि जो भी लैंड जहां पर बेसिकली फॉरेस्ट होता था पहले, तो उनको काट के जो भी वहां पर एग्रीकल्चर लैंड में डेवलप कर लेगा ओके, तो वहां पर उसी को उसकी यहाँ पर मालकी दे दी जाती थी कि आप जो है उसको लैंड के आप ही ऑनर हैं ओके। तो उसी के तहत वो अपना काम करते थे ओके। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस होता था कि जो यहाँ पर लैंड क्लियर करेगा, जो भी फॉरेस्ट को हटाएगा। देखिए फॉरेस्ट को हटाना उस समय में कोई आसान बात नहीं थी, बहुत सारे जंगली जानवर वहां पर रहते थे, जान का खतरा रहता था ओके। तो तभी ये ट्राइबल कम्युनिटीज को ही यहाँ पर जो है चुना जाता था कि ऐसे काम करेंगे ओके, जंगल को क्लियर करे, वहां पर एग्रीकल्चर लैंड जहां पर जो है यहाँ पर बसाई जाएगी ओके। तो यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर उनको रेंट मिलता था ओके, जो भी उसका लैंड का ऑनर होता था उसकी तरफ से रेंट होता था इनको कि आप जो है अच्छा रेंट आपको मिलता था, जहां फिर जो भी वहां पर प्रोडक्शन होती थी उसका काफी अच्छा हिस्सा जो इनको मिल जाता था। तो यहाँ पर
इस चीज को इंटरफेयर करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। वहां पर इनको किनको इंट्रोड्यूस कर दिया ब्रिटिशर्स ने? जागीरदार और जो ठेकेदार थे उनको, ओके, जिनको हम जमींदार भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस कर दिया कि जमीन की मालकी बड़े पैमाने पर अब इनकी होगी। तो इन्होंने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या करते थे, ये मोस्टली व्यापारी लोग थे। तो यहाँ पर ये जो पैसा था इसी के ऊपर फोकस करते थे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो वो कैसे बने, जिसके तहत जो है तो यहाँ पर जो पुराना इनका खुंड कट्टी लैंड सिस्टम था वो खराब होना शुरू हो गया। ओके, उसमें यहाँ पर डाउनफॉल आना शुरू हो गया, जिसके तहत ये नाराज हो गए। ओके, ये नाराजगी को यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर इसको देख नहीं पाए, ओके, समझ नहीं पाए, जिसका बाद में जो है रिजल्ट निकला कि रिवोल्ट हो गया, विद्रोह हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई। तो यहाँ पर अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो ये बेटे थे एक शेयर क्रॉपर के। शेयर क्रॉपर मतलब होता है जो मतलब किसी की जमीन के ऊपर किराए पे काम करे। ओके, कहने का मतलब किसी ऑनर ने एक बंदे को यहाँ पर जमीन दे दी कि उसके ऊपर काम करो, उसमें से जितना भी निकलेगा, ओके, जो भी प्रोडक्शन निकलेगी उसका कुछ हिस्सा जो है वो ऑनर के पास चला जाएगा, बाकी का हिस्सा उसके पास रहेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता था। तो यहाँ पर गांव गांव में इन्होंने लहर बनानी शुरू कर दी। ओके, तो यहाँ पर जो वेस्ट लैंड पड़ी थी, ओके, तो यहाँ पर कोशिश की गई कि इनको यहाँ पर कब्जे में नहीं देना है। ओके, जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं उनके, तो यहाँ पर धीरे धीरे इन्होंने हवा बनाई। ओके, धीरे धीरे यहाँ पर एज ए रिलीजियस लीडर ये जो उभरे, ओके, अपने ट्राइबल कम्युनिटी के सामने, तो एक तरह के भगवान के तौर पर इनको पूजा जाने लगा आने वाले समय में। और बाद में एक समय आने पर इन्होंने रिवोल्ट जो था, रिवोल्ट की एक पीक बना दी कि अब रिवोल्ट कर देना है। और जब पूरा का पूरा माहौल बन गया तो बाद में ब्रिटिशर्स को भी लगा कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी इनके खिलाफ बन रही है, तो फिर इनको जेल में डाल दिया गया सन 1895 में। ओके, 2 साल के लिए। फिर जब जेल से वापस आते हैं, ओके, तो फिर बाद में शुरू होता है रिबेलियन। ओके, विद्रोह शुरू हो जाता है काफी बड़े पैमाने पर। गुस्सा निकलता है, जो यहाँ के राजा होते हैं, जो जागीरदार होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, ओके, तो इनको मार दिया जाता है। ओके, काफी बड़े पैमाने पर, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर गुस्सा इनके अंदर होता है कि उनकी सुनी नहीं जाती। ओके, जबरदस्ती जो है ये जो व्यापारी लोग हैं इनके काम में इंटरफेयर करते हैं। इनका जो पुराना जो सिस्टम चला आ रहा था लैंड रेवेन्यू का, उसको यहाँ पर खत्म करने की यहाँ पर कोशिश करते थे। तो यहाँ पर रेबल्स जो थे इन्होंने बहुत सारे पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया, ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक किया, ओके, चर्चेस, मिशनरीज के ऊपर अटैक किया। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो थी यहाँ पर जाने गई लोगों की। ओके, और धीरे धीरे ओके यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में ये विद्रोह था जो फैलना शुरू हो गया। तो रांची के डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो सिंहभूम के एरियाज थे वहां तक ये फैल गया था। ओके, तो वहां तक के जो पुलिस स्टेशन थे इन्होंने यहाँ पर आग के हवाले कर दिए थे। वहां पर इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह फैल चुका था। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे माहौल जब ठीक हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो बिरसा मुंडा थे उनको कैप्चर किया और उनकी मृत्यु हो गई 24 साल की उम्र में ही जेल में। ओके, उसके बाद जो 350 के आसपास जो मुंडा ट्राइबल थे, ठीक है, उनको यहाँ पर ट्रायल पे डाल दिया गया। ओके, तो कईयों को पूरी जिंदगी के लिए यहाँ पर जो है जेल में डाल दिया गया, और कुछ में जो 3 लोग थे उनमें से जिनको यहाँ पर फांसी दे दी गई, और 44 थे जिनको यहाँ पर पूरी जिंदगी के लिए यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट हुआ। बेसिकली यहाँ पर हार ही हुई थी। ओके, यहाँ पर जो बिरसा कम्युनिटी थी इनकी यहाँ पर कोशिश यही थी कि हमने हराना है ब्रिटिशर्स को। ओके, इनका जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इसको यहाँ पर ऑक्युपाई नहीं होने देना अपने एरियाज में, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं बन पाई। हालांकि लड़ाई काफी लड़ी, ओके, लेकिन एंड रिजल्ट यही निकला कि बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है, और जो है यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है नए एक्ट लेकर आ जाती है, जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं जो यहाँ पर खुंड कट्टी राइट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बैन कर दिया जाता है बैठ बिगारी। ओके, छोटा नागपुर ट्राइबल्स वॉन ए डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर देयर लैंड राइट्स। तो यहाँ पर कैसा है, जो ट्राइबल्स थे यहाँ पर छोटा नागपुर के, उनको थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटेक्शन दे दी जाती है कि लैंड राइट्स थोड़ा सा हिस्सा जो है आपके पास रहेगा। तो इस बात के ऊपर सहमति बनाते हैं, और जो है यहाँ पर बाद में जो ये मुद्दा है ठंडे बस्ते में चला जाता है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं CIC के बारे में। तो CIC का मतलब होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस बॉडी के, इस कमीशन के नए चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट किए गए, जिनका नाम है श्री YK सिन्हा जी। तो यहाँ पर उनको बुलाया गया है जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा। तो ये जो CIC है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के तहत। तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत काम नहीं करता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी देखिएगा इनकी अभी आयु कितनी है, 62 ईयर्स ओल्ड है। ओके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्योंकि जो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट होती है इस पोस्ट पर रहने की, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो 65 ईयर्स तक होती है। ओके, तो यहाँ पर
अभी 3 साल तक ये और जो है यहाँ पर रह सकेंगे इस पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर पहले श्री वाई के सिन्हा जी यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं एज ए हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो अभी उनके बाद उस पोस्ट के रिटायर होने के बाद यहाँ पर इनको एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, इनको यहाँ पर जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है सीआईसी के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर अब अच्छे से हम डिस्कस करेंगे सीआईसी के बारे में, इसके फंक्शंस क्या हैं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसी होती है। ओके, क्या यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है ये सब। तो सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था सन 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया था अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ओके, तो इसके तहत जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बनाया गया था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई बोलते हैं। ओके, ये 2005 में बना था। ओके, तो ये इसका सारा जो दारोमदार है वो किसके ऊपर है, वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर। तो यहाँ पर आरटीआई के तहत आप जो भी फाइल करते हो आरटीआई में, जिस भी रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन पूछते हो तो यहाँ पर सीआईसी ही है जो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी है कि आरटीआई को अच्छे से मैनेज करके चले। तो 2005 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आगे बात करें तो यहाँ पर एक हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, जहां पर जो है कंप्लेंट्स जो बाहर से आती हैं किसी भी यहाँ पर अपील के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर ये फैसला देते हैं कि क्या आगे अपील को यहाँ पर एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। ओके, सो इट एंटरटेन्स कंप्लेंट्स एंड अपील्स परटेनिंग टू ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एटसेट्रा अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूटीज। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटीज के तहत जो यहाँ पर कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको यहाँ पर ये टैकल करके चलते हैं, एंटरटेन करते हैं, देखते हैं, उनका सोल्यूशन जो है यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर ध्यान रखिएगा। ओके, अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं और जो पीएसयू होते हैं, तो यहाँ पर इनके अलावा और भी जो यहाँ पर अदारे होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स जो आती हैं तो इसके रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चन मार्क जो भी होता है, ये जो है यहाँ पर दोबारा में सोल्यूशन निकालते हैं कि यहाँ पर क्या सोल्यूशन हो सकता है जो भी आरटीआई आई है। और जो भी आरटीआई में पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन देने योग्य है तभी जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई आरटीआई डाल दे कि मुझे यहाँ पर भारत सरकार के बारे में अच्छे से जानना है। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री जो है कैसे काम कर रही है, कौन से डिफेंस जो इक्विपमेंट्स बन चुके हैं, ओके, उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ये जानकारी आपको दे देगी। ओके, तो इसकी भी लिमिटेशन है कि कौन कौन सी एरिया में जो है आप जानकारी मांग सकते हो, तो वहीं पर जानकारी जो है यहाँ पर दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कॉम्पोजिशन, मतलब इसका जो अदारा है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कौन कौन यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इसके ज्यादा, इससे आगे जो है 10 से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होने चाहिए। ओके, सो मैक्सिमम जो है 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ओके, इनको जो है यहाँ पर लीडरशिप जो है लीड करते हैं वो कौन करते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहाँ पर जो इनको अपॉइंटमेंट होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, वो भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। वो भी एक कमेटी बनाई जाती है जो रेकमेंड करती है कि इस बंदे को जो है आप जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाइए। तो वो कमेटी में कौन कौन बैठता है, वो कमेटी में प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। ओके, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा वो होते हैं, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वो भी उस कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर इन 3 जो मेंबर होते हैं इस कमेटी के, इनके द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है कि कौन सा बंदा जो है आने वाले समय में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट उसको ही यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो आगे बात करें, ये जो पर्सन है जो यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए अप्लाई कर रहा है, ओके, मतलब जिसको यहाँ पर एलिजिबल है, वो बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुना हुआ नुमाइंदा होना चाहिए, ना ही किसी यूटी का चुना हुआ नुमाइंदा होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं करता हो। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक और आप जो है यहाँ पर सीआईसी के चेयरमैन हो, दूसरी ओर जो है आप अपना प्राइवेट कोई यहाँ पर बिजनेस चला रहे हो, तो अपने आप को प्रॉफिट कमाने का यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी कंपनी को कोई ठेका दे दूं, ओके, अपनी कंपनी को कोई यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड कर दूं, तो ये काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो ये यहाँ पर नहीं चलता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ओके, तो यहाँ पर आरपी एक्ट के तहत भी इसके ऊपर प्रावधान है। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर कि इसका मिस यूज जो है हमने नहीं करना है, अपने फायदे के लिए जो है यहाँ पर नहीं यूज करना है अपने ऑफिस को। और आगे बात करें टेन्योर की, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं
5 साल की इनकी टर्म होती है, और जहाँ 65 साल की उम्र, अगर जो भी इनमें से पहले हो जाए उस हिसाब से ये रिटायर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ना ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये अपनी पोस्ट पर इनको दोबारा जो है यहाँ पर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। और लास्ट में है इनके पावर्स और फंक्शंस। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। सेकंड, द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। ओके, तो यहाँ पर सो मोटो पावर भी इनके पास है। ये बोल सकते हैं कमीशन इंक्वायरी के लिए, बोल सकते हैं कि कोई कमेटी बैठा सकते हैं कि आप जो फलाना जो एरिया है, जो कंप्लेंट आई उसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन दो कि सच में जो यहाँ पर कंप्लेंट दी गई वो सही है या गलत है। ओके, इसके अलावा अगर ये इंक्वायरी करे, ओके, कोई भी इंक्वायरी करते हैं, अगर कोई इंक्वायरी बैठाते हैं तो वहां पर ये इनके पास जो है सिविल कोर्ट की भी पावर है। जिस तरह एक सिविल कोर्ट अपनी जजमेंट देती है उस तरह से ये भी जजमेंट दे सकते हैं, ओके, उस इंक्वायरी के रिलेटेड। इसके अलावा जो भी यहाँ पर पब्लिक रिकॉर्ड्स होंगे, किसी भी पर्टिकुलर इंक्वायरी के रिगार्डिंग, मतलब किसी भी चीज की इंक्वायरी करनी है, अगर किसी भी पर्सन के द्वारा कोई कंप्लेंट डाली गई है उसकी इंक्वायरी करनी है, तो जो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, ओके, तो उसको यहाँ पर छिपाया नहीं जा सकता। ओके, उसको जो है यहाँ पर कमीशन के सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना ही होगा। ओके, चाहे कोई भी सरकारी अदारा हो। और लास्ट में है द कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब हर साल इसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है कि यहाँ पर कितने मसले हैं इन्होंने आरटीआई के सुलझाए हैं, कौन कौन सी कंप्लेंट्स आई थी। ओके, तो उसका पूरा एक खाता तैयार होता है जो कि हर साल एक रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट के रूप में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।